वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझ लें कि आरसीसी ड्राइंग आर मीन्स रेनफोर्ड शीट। तो रेनफोर्ड शीट का मतलब होता है हिंदी में प्रबलित। सी मीन्स सीमेंट, सीमेंट आप जानते ही हैं सब। और दूसरा सी मीन्स कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट और ड्राइंग। तो रेनफोर्ड शीट सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग। रेनफोर्ड सीमेंट यानी स्टील, स्टील ऐसी ड्राइंग जिस ड्राइंग में स्टील वायर हम यूज़ करते हैं, एक स्टील यूज़ करते हैं और उस सीमेंट यूज़ करते हैं और कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो जब हम कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं जिस स्ट्रक्चर में स्टील भी होती है और सीमेंट कंक्रीट होती है, तो वो हमारा आरसीसी ड्राइंग के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट आखिरकार कौन सा पढ़ रहे हैं। आरसीसी ड्राइंग मीन्स कि जिस ड्राइंग में जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्टील, सीमेंट और कंक्रीट हो, वो हमारी आरसीसी ड्राइंग कहलाती है। इससे पहले जो अभी आपने पढ़ा बिल्डिंग ड्राइंग, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, तो बिल्डिंग ड्राइंग का मतलब ये था, बिल्डिंग ड्राइंग बीडी, बिल्डिंग ड्राइंग यानी कि ऐसी ड्राइंग जो किसी बिल्डिंग से रिलेटेड हो। हालांकि बिल्डिंग के अंदर भी हम रेनफोर्स, ब्रिक्स, सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे क्या है, हम बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग करते हैं। अब बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग करते हैं, ये बहुत बड़ा पार्ट है। यानी कि किसी बिल्डिंग को हम बना रहे हैं, चाहे वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हो, चाहे वो डबल स्टोरी बिल्डिंग हो। तो जब हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी होती है। जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं तो हम डिज़ाइन करते हैं कि भाई हमारे पास ये एरिया है, इसके अंदर हमें रूम निकालना है, टॉयलेट निकालनी है, किचन निकालनी है। तो ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। फिर हम एक लाइन प्लान बनाते हैं, एक लाइन प्लान बनाते हैं। लाइन प्लान बनाने के बाद में हम उस बिल्डिंग को फिर खड़ा करते हैं। तो बिल्डिंग ड्राइंग एक ब्रॉड, बहुत बड़ा पार्ट है। उसी बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर ही जैसे हमने कुछ स्लेब बनाया, कोई स्लेब हमने डिज़ाइन किया, या हमने कोई कॉलम बनाया, कोई हमने बीम बनाया। तो अब जाहिर सी बात है, कुछ स्लेब बनाओगे आप, स्लेब पे छज्जा बनाओगे, तो उसके अंदर हमें रेनफोर्समेंट, सीमेंट और कंक्रीट यूज़ करनी होती है। इसलिए जो आपका सब्जेक्ट है आरसीसी, हमें इसमें किसी स्लेब के बारे में, किसी बीम के बारे में, किसी कॉलम के बारे में ही स्टडी करनी है। तो जब हम किसी बीम के, कॉलम के स्टडी करेंगे तो ये हमारी आरसीसी ड्राइंग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपने समझा कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट अभियंत्रण यानी कि ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं। तो ये अब हमने सबसे बेसिक पार्ट ले रखा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज आने वाले उपकरण, इक्विपमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो चाहे आपने ईडी पढ़ा यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा, या बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा, या अब आप आरसीसी ड्राइंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको पढ़ना होगा इरिगेशन ड्राइंग पढ़ना होगा, फिर आपको स्टील ड्राइंग पढ़ना होगा। तो सभी ड्राइंग में जो यूज होने वाले इक्विपमेंट हैं वो लगभग सेम ही हैं, और आप सब इक्विपमेंट को जानते भी हो। फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा और उनकी यूजेस के बारे में ही बताऊंगा कि कौन सा ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट किस यूज़ में आता है और कहाँ कहाँ पर हमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। तो नंबर एक, ड्राइंग बोर्ड। आप सब जानते हैं कि ड्राइंग बोर्ड एक लकड़ी का एक तख्ता होता है जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट को रख कर, जैसे हमने ड्राइंग शीट रखी हुई है, इसके ऊपर ड्राइंग शीट को रख कर उस पर कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। जैसे मैंने माना कि रेड कलर का जो था हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड है, और ग्रीन कलर की मैंने क्या रखी है, इस पर ये एक शीट बना रखी है।
क्या है, ये एक सीट मैंने ले ली है, ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया है, तो ये मेरे पास एक सीट है। अब इस सीट पर मुझे कोई भी वर्क करना हो, चाहे मुझे एक सर्किल बनाना है, चाहे मुझे कोई ट्रायंगल बनाना है या कोई भी आकृति बनानी है, तो मैं इस पर बनाऊँ। तो ड्राइंग बोर्ड का यूज जो हम करते हैं वो सीट को रखने के लिए यूज़ करते हैं। और विस्तार से पढ़ेंगे। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का आपने बहुत नाम सुना होगा, मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर क्या है, एक स्केल है, इसके बारे में बताएंगे, बाकी आप सब जानते ही हैं। चांदा यानी कि प्रोटेक्टर, जो एंगल को ड्रा करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिवाइडर, कंपास, पेंसिल, ये कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ड्राइंग पिन, ड्राइंग पिन का यूज हम करते हैं ड्राइंग सीट पर लगी हुई, ड्राइंग बोर्ड पर लगी हुई ड्राइंग सीट को फिट करने के लिए हम पिन लगाए थे। जैसे मैंने यहाँ पे 4 पिन लगा दी। तो हम ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड पर लगाने के लिए पिन का भी यूज़ करते हैं और सेलो टैप का भी यूज़ करते हैं, वो आप सब जानते हैं। तो हम ड्राइंग के चारों कोनों को फिक्स करने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर पिन का भी यूज़ करते हैं, ताकि हमारी ड्राइंग सीट ड्राइंग बोर्ड के ऊपर सही तरीके से फिक्स रहे। मापनी यानी कि स्केल, ये इसका बहुत बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, चाहे किसी बिल्डिंग की बनाए, चाहे किसी कॉलम की बनाए, चाहे स्लैब की बनाए, किसी भी प्रकार की हम ड्राइंग बनाए, तो हम वो स्केल पे बहुत डिपेंड करती है कि हमने उस ड्राइंग के लिए क्या स्केल मान रखा है। रबड़ यानी कि रबड़ एंड और इरेजर। तो रबड़ हमारी जो होती है, ये भी हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि रबड़, कोई ड्राइंग सीट पर हमने कोई एक ऐसी लाइन ड्रा कर दी जो हमें मिटानी पड़े, उसको मिटाने के लिए हम रबड़ का यूज़, जैसे मैंने बनाई है तो हम रबड़ का ही यूज़ करेंगे। जैसे मैं लाइन कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने मिटा दी, तो ये मैंने रबड़ का यूज़ कर। तो रबड़ क्या होती है कि ड्राइंग सीट पर बनी हुई आकृति को मिटाने के लिए रबड़ का यूज़ किया जाता है, जिसको हम इरेजर कहते हैं। पेंसिल, ये आप सब जानते हैं। पेंसिल, पेंसिल हमारी कई प्रकार की होती हैं और पेंसिल के यूज़ से ही तो पेंसिल हमारी, पेंसिल शॉर्पनर एंड कटर, पेंसिल शॉर्पनर और कटर। रेगमाल, रेगमाल ड्राइंग शीट, डस्टर और ड्राफ्टिंग टेबल। तो कहीं ना कहीं ये हमारे 16 पार्ट हैं जो उपकरण ड्राइंग शीट में यूज़ किए जाते हैं। तो आपने पढ़ा कि ड्राइंग बोर्ड सबसे बेसिक पार्ट है इसका। ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, कंपास और पेंसिल। ड्राइंग पिन, स्केल, रबड़, इरेजर, पेंसिल, शॉर्पनर, सैंड पेपर, ड्राइंग शीट, डस्टर और ड्राफ्टिंग टेबल। ये हमारे पास कुछ पार्ट हैं जो हम ड्राइंग शीट पर या किसी भी ड्राइंग को बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे बेसिक पार्ट हैं। अब सभी पार्ट के बारे में हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि किस पार्ट का कहाँ पर क्या यूज़ होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड हमारा, ये ड्राइंग बोर्ड दिखा रखा है इन्होंने एक वाला, ये लाइन हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड है। ये एक ड्राइंग बोर्ड है, जो मैंने ग्रीन लाइन की है, ये ड्राइंग बोर्ड है। अब इस बोर्ड पे
तो ड्राइंग बनाने के लिए एक आवश्यक उपकरण, आप सब जानते हैं कि जब ड्राइंग बोर्ड होगा तो अभी हम इसके ऊपर एक सीट रखेंगे, या हम अपनी एमडी को उसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ही फिक्स करते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए एक आवश्यक उपकरण है, और ड्राइंग सीट ड्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह बोर्ड मुलायम और अच्छी प्रकार से सीजनिंग की गई लकड़ी की फट्टों द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रहे कि प्लैंक्स में गांठें ना हो और कहीं पर चिरे हुए ना हो। इसकी मोटाई 25 mm होती है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। 25 mm का मतलब आप सब समझते हैं कि 25 mm मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। तो ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। इन फट्टों को दो पट्टियों द्वारा स्क्रू की सहायता से जोड़ा जाता है। बोर्ड की बाईं छोटी भुजा के मध्य में सख्त लकड़ी होती है, और इन फट्टों को दो पट्टियों द्वारा स्क्रू की सहायता से जोड़ा जाता है। बोर्ड की बाईं छोटी भुज के मध्य में सख्त लकड़ी होती है, और लकड़ी द्वारा निर्मित नित्यांश सीधी किनारों पर लगाया जाता है। इसी किनारों पर टी स्क्वायर को भी लगाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड हमारा 2.5 सेंटीमीटर का मोटा होता है, और ये किसी भी ड्राइंग सीट को इसके ऊपर रखा जाता है। हमें ड्राइंग बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि ड्राइंग बोर्ड खुरदरा ना हो, बिल्कुल चिकना समतल होना चाहिए, ताकि कोई भी हम लाइन खींचें तो उस पर कोई भी स्क्रैच ना आए। ये ड्राइंग बोर्ड का उन्होंने एक फिगर दिखा रखा है, और अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे इन्होंने पटले लगा रखे हैं इस टाइप से यूँ करके। तो ये बैटन इन्होंने दिया है यहाँ पे, और वर्किंग एज, ये वर्किंग एज है इवोनी। यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड में हम इवोनी लगाते हैं। एक ये हमारी इवोनी होती है, ये वर्किंग एज है जिस पर हमें एमडी को कसना होता है, वो हम इवोनी एज पर कसते हैं। ये अभी इतना जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, तब तो को जोड़ने के लिए हमने बैटन्स लगाए हैं। ये हमारे पास इसका बॉटम फेस है, ये वाला जो एज हमारा वर्किंग एज है। तो IS 1444198 स्टैंडर्ड के अनुसार ड्राइंग बोर्ड का साइज 4 प्रकार का होता है। तो ये बहुत डीप बात है कि जो ड्राइंग बोर्ड हमारा होता है, इसके भी कई प्रकार के साइज है। जैसे ड्राइंग सीट हमारी होती है, उसके भी कई साइज होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ड्राइंग सीट किसी दुकान पर छोटी है, किसी बड़ी है, कई प्रकार की ड्राइंग सीट होती हैं। उसी तरीके से ड्राइंग बोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड इन्होंने दिखाए 4 प्रकार के। तो D0 मीन्स ड्राइंग बोर्ड D0। अब D0 का साइज बताया है 1500 से, ये mm में दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर। तो ये x इसकी लंबाई चौड़ाई, तो 150 सेंटीमीटर की चौड़ाई। तो D0 हमारे पास क्या है, 150 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 100 मीटर की वो 150 सेंटीमीटर की लंबाई, 100 मीटर की चौड़ाई, इंटू 2.5 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई। तो D0 जो हमारा बोर्ड है वो सबसे बड़ा बोर्ड है। उसके बाद में D1 आता है। तो D1 कितना है, 1000 इंटू 700 इंटू 25। D2 हमारा है 700 इंटू 500, और D3 हमारा है 500 इंटू 350। अगर आप देखें तो D3 हमारे पास जो है वो 500 इंटू 350, 700 इंटू 500, और 1000 इंटू, अब ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। D0 हमारे पास यहाँ पे जो D0 है, इसने बोला 1000 इंटू, सॉरी
डी वाला हुआ हमारे पास 1500 से गुणा 1000। फिर D1 आएगा हमारे पास तो 1000 गुणा 700। D2 आएगा हमारे पास 700 गुणा 500। और D4 आएगा 500 गुणा 350। बस ये तरीका है। अगर आप देखें यहाँ पे 350 इंटू 500, फिर 500 इधर गया तो 700 इंटू 500, फिर 700 इधर गया, फिर 1000 इधर गया। इस तरीके से याद करना है। तो D0 हमारा है 1500 इंटू 1000। D1 1000 इंटू 700। D2 700 इंटू 500। D3 500 इंटू 350। तो ये कुछ स्टैंडर्ड साइज हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो D0 D1 का जो मोटाई है बोर्ड का वो 25 mm है और बाकी का 15 mm है। तो हम कह सकते हैं तो ड्राइंग बोर्ड की जो मोटाई है वो हम मिनिमम 15 mm ले सकते हैं। इसके आगे हम बात करें तो इक्विपमेंट आता है हमारे पास टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को अगर आप देखें तो ये टी की शेप में बना हुआ है। अगर देखो आप तो ये टी की शेप में बना हुआ है इस तरीके से। ये कैसे शेप हुई इसकी? टी शेप होगी। तो टी शेप में टी स्क्वायर का यूज़ समांतर लाइन खींचने और लंबवत लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है टी स्क्वायर से आप समांतर लाइन खींच सकते हो या फिर आप लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स इस टाइप से जो 90 डिग्री पर लाइन खींच सकते हो या फिर आप समांतर लाइनें खींच सकते हो। तो टी स्क्वायर का यूज समांतर लाइन खींचने और लंबवत लाइन खींचने के लिए किया जाता है। यह भाग हेड और ब्लेड को टी आकार को जोड़कर बनाया जाता है। एक हेड होता है इसमें, तो हेड इसके अंदर ये वाला भाग हो गया हेड, और ब्लेड। तो ये ब्लेड देखो इसने क्या बोला है, लंबा वाला भाग जो ये क्या है, ब्लेड है। तो ब्लेड और हेड को टी आकार में जोड़कर बनाया जाता है। ब्लेड की एक वर्किंग एज को कार्यकारी एज बनाया जाता है। वर्किंग एज की लंबवत रखी जाती है और हेड ड्राइंग बोर्ड में लगी एबोनी एज के विरुद्ध उससे गाइड होता हुआ चलता है। हेड ड्राइंग बोर्ड से एबोनी एज जो हमने बताई थी, एबोनी एज कौन सी होती है? मैंने बताया कि हमारे पास एबोनी एज होती है। यहाँ पे कुछ भाग बाहर के निकले होता है वो हमारी एबोनी एज कहलाती है। टी स्क्वायर उसका ड्राइंग बोर्ड का यूज दर्शाया गया। तो ये हमारे पास वर्किंग एज है, यहाँ पे इसमें क्या है, एक वर्किंग एज है और बाकी हमारे पास ये टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर एंड द ड्राइंग बोर्ड। टी स्क्वायर के जरिए हम ड्राइंग बोर्ड पर किस तरीके से वर्क करेंगे, तो इन्होंने एक ये टी स्क्वायर दिखा रखा है। तो ये हमारे पास एक टी स्क्वायर है यानी कि ब्लेड के रूप में। तो वुड प्लास्टिक्स फॉर हैंगिंग और नेल। तो ये हमारे पास एक ब्लेड है, ये ब्लेड है हैंगिंग और नेल। और इसके साथ साथ लेंथ ऑफ टी स्क्वायर, वर्किंग एज ऑफ बोर्ड मस्ट बी स्ट्रेट। वुड प्लास्टिक सेल्यूलोड ये हेड हुआ हमारे पास फॉर हैंगिंग और नेल। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एज परमिट्स सीइंग ऑफ ड्राइंग अंडरनेथ। तो टी स्क्वायर एंड ड्राइंग बोर्ड। सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर क्या होता है? एक सेट स्क्वायर को अगर आप देखें तो दोनों ही सेट स्क्वायर में 90 का एंगल बना हुआ होता है। मगर एक में एंगल कितना है अगर देखा जाए तो ये 90 का इसने बनाया यहाँ पे 90 45 45। जब 45 45 आप जोड़ेंगे तो कितना 90 और 9 दूनी 18, 180 हो गया।
ट्रायंगल का जो जोड़ होता है तीनों एंगल का वो 180 होता है। तो 180 हो गया 90, 45, 45, ये 90, एक 30 और एक 60। तो ड्राइंग में दो सेट स्क्वायर यूज में लाए जाते हैं। एक सेट स्क्वायर के कोण 90, 60 और 30 का होता है। तो 90, 60 और 30 का होता है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। तो ये अक्सर आप देखते होंगे जब भी आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं, जो 20 का है 50 का, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास ये दोनों साइड स्क्वायर रखे हुए होते हैं जो हमें गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। गिफ्ट मान लो या आप ये मान लो कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये दोनों पार्ट ये वो होते हैं और ये हमारे पास प्रोटेक्टर भी होता है। एक रबड़ होती है, कटर होता है। पूरा ज्योमेट्री बॉक्स इसी तरीके से आता है। तो हर ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दो सेट स्क्वायर रखे होते हैं जो हमने उनका बहुत कम यूज़ किया है। तो आप समझ लें कि एक सेट स्क्वायर जो होता है हमारे पास, एक में 30, एक में 60 और 90 का गुण होता है, और एक में 45 और 45 के दो एंगल होते हैं और एक 90 का होता है। सेट स्क्वायर का यूज़ करके 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। किसी भी लाइन के समांतर लाइनें खींची जा सकती हैं। सेट स्क्वायर का यूज जो है हम कैसे करेंगे कि जो हमारे पास सेट स्क्वायर यूज करके 15 डिग्री के गुणांक का कोण बनाया जा सकता है। किसी भी लाइन के समांतर लाइनें खींची जा सकती हैं, किसी भी लाइन की लंबवत लाइनें खींची जा सकती हैं। तो सेट स्क्वायर का यूज समांतर लाइन खींचने में, लंबवत लाइन खींचने में भी कर सकते हैं। सेट स्क्वायर के मध्य भाग में फ्रेंच कर्व बने होते हैं। इनका यूज कोई भी कोण बनाने में किया जाता है, कोई भी कण बनाने में किया जाता है। तो बेसिकली सेट स्क्वायर का यूज़ हम जो करते हैं समांतर लाइनें और लंबवत लाइनें में। मगर जब आप किसी के पास अगर एमडी है, मिनी ड्राफ्टर अगर है, तो उसके जरिए हम भी लाइनें समांतर और परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। अब आता है हमारे पास मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर सभी इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट परचेज करते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि मिनी ड्राफ्टर, जैसे हमने प्रोटेक्टर लिया या हमने सेट स्क्वायर लिया या हमने स्केल ली, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सभी अलग अलग हैं और अभी हमने इनका यूज़ भी नहीं करा। मानो मिनी ड्राफ्टर अगर हमारे पास है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ना लेके मिनी ड्राफ्टर हमने ले रखा है, तो वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट का एक ही स्केल के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर आप सब जानते हैं, शायद आपके सबके पास मिनी ड्राफ्टर होगा भी, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करना भी नहीं आता है। तो खैर वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे जिनसे यूज़ नहीं करना आता है। और अभी हर इंसान इनकम्प्लीटेड है क्योंकि मिनी ड्राफ्टर से बहुत सारी सुविधाएं हैं मगर हम उनको समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे सभी लोगों पे मोबाइल फ़ोन है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे फंक्शन का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वो भले ही उसके मोबाइल में फैसिलिटी है मगर वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। उसी तरीके से हमारे पास सबके पास मिनी ड्राफ्टर है। मिनी ड्राफ्टर को यूज़ करने की कला हमारे पास नहीं है, हमें पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हमारे पास मिनी ड्राफ्टर होते हुए भी हम उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें इसकी बारीकियाँ समझना और उनके द्वारा काम करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट मेरी बात समझने की कोशिश करें कि कोई भी चीज़ हमारे पास अगर है तो परफेक्टली हम उसमें कंप्लीटेड सही तरीके से उसका यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी जानकारी रखें, जानकारी के साथ साथ ही उसके द्वारा हम प्रैक्टिकल करें। तो ड्राइंग एक ऐसी भाषा है, ऐसी लैंग्वेज है और ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हम जितना उसको समझेंगे, जितना प्रैक्टिकली करेंगे उतना ही हम समझ पाएंगे। अगर आपने खाली समझा और प्रैक्टिकल नहीं करा तो आप इनकम्प्लीटेड हैं।
क्योंकि ड्राइंग को आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप अच्छे से ड्राइंग शीट पे कमांड कर सकें। तो पहले समझें, फिर ड्राइंग शीट पर उसको ड्रा करें, तभी आप ड्राइंग पर कमांड पा सकते हैं। तो अब मिनी ड्राफ्टर के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि मिनी ड्राइंग का निर्माण करने में मिनी ड्राफ्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ड्राइंग के कार्य को और अधिक आसान बनाने के लिए मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं। तो ड्राइंग, हालांकि जब हम किसी सीट पर वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, पर मिनी ड्राफ्टर उसको बहुत आसान बना सकता है। यह एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप है। इसके द्वारा हम टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर तीनों टुकड़ों का एक साथ कर सकते हैं। इसमें दो स्केल होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो मिड ड्राफ्टर में दो स्केल हैं, देखो आप देख रहे हो, एक ये स्केल और एक हमारे पास ये। तो दो स्केल होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर तीनों टुकड़ों को एक साथ कार्य कर सकता है। और इसके अंदर एक प्रोटेक्टर लगा हुआ होता है जो इसके बीच में होता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, ये हमारे पास स्केल है, ये दूसरा स्केल है। इसमें दो स्केल होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसमें एक स्केल समांतर और दूसरा पैरेलल होता है। एक समांतर हमने मानो, ये हमारे पास पैरेलल हो गया। और जो हमारे पास प्रोटेक्टर है उस पर 0 से 360 तक के कोण बने हुए होते हैं। इसकी सहायता से स्केल के किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। मिड ड्राफ्टर दिखाया गया। तो मिड ड्राफ्टर में क्या है, एक तो ये फिक्स करने का पॉइंट होता है कि हमने कहीं भी ड्राइंग बोर्ड में फिक्स कर दिया। ये जो हमारे पास इसकी कुछ लेग्स हैं ये फ्री होती हैं ताकि हम इसको कहीं पर भी रोटेट कर सकें। रोटेट करने के लिए हमारे पास कुछ इसकी लेग्स हैं और ये हमारे पास स्केल है। तो मिनी ड्राफ्टर के जरिए हमें ड्राइंग शीट पर काम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा चांदा यानी कि प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर के बारे में भी आप लगभग सभी लोग जानते हैं कि जो जो चांदा हमारा होता है इस पर 0 से लेके 180 तक के कोण दिखा रखे हैं। तो ये अगर आप देखें राइट से, तो इस साइड से आप चले, तो इधर से इधर जा रहे हैं तब भी आपको 180 तक का एंगल दिखा रहा है। फिर आप इधर से चलोगे तो 0 से लेके 180 तक यहाँ दिखा रहा है। तो जो हमारा चांदा होता है उस चांदे पे दोनों ही तरफ से हमारे कोण बने हुए होते हैं। चाहे आप इधर से कोई एंगल मेजर करो, चाहे आप इधर से कोई एंगल मेजर करो। तो चांदा के ज़रिए हम बहुत छोटे से छोटा कोण भी बना सकते हैं। चांदे की हेल्प से हम बहुत आसानी के साथ कोण बना सकते हैं। लिखा है इन्होंने कि चांदा सर्कुलर यानी कि अर्धवृत्ताकार का होता है। यह प्लास्टिक सेल्यूलोज या आरबी के द्वारा बनाया जाता है। यदि इसकी सहायता से 0 डिग्री तक के से 30 इसकी सहायता से कोण आसानी से बना सकते हैं। 0 से लेकर 360 तक कोण बना सकते हैं। वृत्ताकार आदि यदि 180 तक निशान अंकित रहते हैं और इसी की सहायता से हम बहुत सारे कोण डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में सब जानते ही हैं, ठीक है। इसके आगे आता है हमारे पास डिवाइडर। ये भी आपको कंपास में ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हुआ मिलता है डिवाइडर। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए या किसी दी गई दूरी को कुछ बराबर भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का यूज किया जाता है। यह प्रकार का सामान दो टांगों वाला उपकरण है। इसकी दोनों ही टांगों पिन लगी होती है। इसमें यहाँ भी पिन लगी हुई है लोहे की, यहाँ ही पिन लगी हुई है, पिन लगी होती है और जिसकी सहायता से स्पष्ट मापन किया जा सकता है। ये दो प्रकार की होती हैं, बड़ी विभागनी बिना स्प्रिंग वाली तथा छोटी विभागनी स्प्रिंग युक्त वाली। तो डिवाइडर जो हमारा होता है वो उसके अंदर दो पिन लगी होती हैं और दोनों इसका जो यूज होता है हमारा
किसी दूरी को मापने के लिए या दी हुई दूरी को कुछ बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। कंपास यानी कि प्रकार, यह भी डिवाइडर की तरह ही होता है और यह भी दो टांगों वाला उपकरण है जिसकी एक टांग में पिन तथा दूसरी टांग में पेंसिल। पेंसिल का सिक्का या निब लगी होती है। बिना स्प्रिंग वाली बॉडी प्रकार को कंपास, छोटी स्प्रिंग प्रकार को वो कहते हैं। यानी कि ये डिवाइडर की तरह ही दो टांगों वाला उपकरण होता है। अब कंपास आप सब जानते ही हैं, कंपास इस प्रकार का भी होता है। एक कंपास हमारा इस टाइप का भी होता है, बहुत टाइप के कंपास होते हैं। बहरहाल दो टांगों वाला उपकरण है जिसकी एक टांग में पिन और दूसरी टांग में पेंसिल लगा या निब लगी होती है। बिना स्प्रिंग वाली बॉडी प्रकार के कंपास, छोटी स्प्रिंग प्रकार को बो कंपास, छोटी स्प्रिंग और छोटे डायमीटर के सर्किल खींचने के लिए स्प्रिंग युक्त प्रकार का यूज किया जाता है। तो ये हमारे कंपास है। कंपास के जरिए हम एंगल भी बना सकते हैं, बट इससे कुछ लिमिटेड एंगल ही हम बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेंसिल। तो ड्राइंग के अंदर पेंसिल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब पेंसिल, जैसे मैंने कई बार बताया भी है और अब फिर बता रहा हूँ कि पेंसिल जो हमारी है स्लेटी कलर पेंसिल का होता है, आप सब जानते हैं। तो पेंसिल के कॉम्बिनेशन से ही हम अपनी ड्राइंग के अंदर रेखाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक ही ग्रेडिंग की पेंसिल से और एक ही कलर से यूज़ करेंगे तो उसको समझने में परेशानी होगी कि कौन सी लाइन हमारी मुख्य लाइन है, कौन सी हमारी सपोर्टिंग लाइन है, कौन सी लाइन हमारी गाइडर लाइन है, या कौन सी लाइन हमारी किसी हेल्प के लिए है। तो सबका कलर एक ही होता है, इसलिए हमें पेंसिल की ग्रेडिंग को चेंज करके और अलग अलग पेंसिलों के इस्तेमाल से ही किसी फिगर के अंदर हर लाइन का अलग अलग इम्पोर्टेंस शो कर सकते हैं। तो ड्राइंग में हम रेखाओं के जरिए ही अपनी फिगर को शो करते हैं और हमारी रेखाएं ही सब कुछ रिप्रेजेंट करती हैं कि ये गाइडर लाइन है या मेन लाइन है। इसलिए लाइनों को अलग अलग दिखाने के लिए और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए हमें चाहिए कि हम अलग अलग ग्रेडिंग की पेंसिलें यूज़ करें। तो स्टूडेंट ये याद रहे कि हमसे पेंसिलों का कॉम्बिनेशन ज़रूर आना चाहिए और किस फिगर में हम किस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसकी अलग ग्रेडिंग हो, कौन सी पेंसिल सपोर्टिंग के लिए उसकी अलग ग्रेडिंग हो, कौन सी लाइन हमारी डॉट के लिए हैं, कौन डेक्स के लिए हैं, कौन मेन वर्किंग के लिए हैं, सबकी ग्रेडिंग अलग अलग होनी चाहिए। तो इसलिए पेंसिल का कॉम्बिनेशन भी हमें बहुत ज़्यादा तरीके से यूज करना चाहिए। अब ये आप कितना भी पढ़ लो समझ लो, बट आप जब तक इसको प्रैक्टिकली ड्राइंग शीट पर ड्रा नहीं करोगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम ड्राइंग शीट पर इस तरीके से वर्क करें ताकि हर पेंसिल का अलग अलग ग्रेडिंग होना चाहिए। तो आप सभी से मैं ये वाली बात बोलूँगा, सभी स्टूडेंट एक चीज़ याद रखें कि एक तो सबसे जो मेन पेंसिल हमारी है वो HB है, HB ज़रूर लें। इसके बाद 2H और इसके बाद 2B। तो 3 पेंसिलें कम से कम हर स्टूडेंट पे होनी चाहिए और आपको चाहिए कि आप इन तीनों पेंसिलों का ही ज़्यादातर यूज़ करें। अब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा इसने क्या बोला है। तो ड्राइंग ऑफिस में स्टैंडर्ड पेंसिल और सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल यूज़ में लाई जाती हैं। विभिन्न उपयोगों में विभिन्न प्रकार की लाइन यूज होती हैं और ये भिन्नता पेंसिल के लेड के द्वारा लाई जाती है। लेड को ग्रेफाइट के साथ कोलिन की विभिन्न वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है। कोलिन अधिक होने से लेड की कठोरता बढ़ती है। इन्होंने बोला है कि विभिन्न उपयोग में विभिन्न प्रकार की लाइनें यूज होती हैं और ये भिन्नता पेंसिल के लेड के
पेंसिल के लेड के द्वारा लाई जाती है। लेड को ग्रेफाइट लेड को ग्रेफाइट के साथ काओलिन की विभिन्न मात्राओं को मिलाकर बनाया जाता है। काओलिन अधिक होने से लेड की कठोरता बढ़ती है। अगर किसी ग्रेफाइट के साथ, अभी याद रखें कि जो हमारी पेंसिल की जो स्लेटी कलर होता है वो इसके अंदर ग्रेफाइट हम यूज़ करते हैं, और ग्रेफाइट में अगर हम काओलिन की मात्रा बढ़ा दें तो इसकी हार्डनेस बढ़ती है। सबसे अधिक कठोर पेंसिल 9H और सबसे अधिक मुलायम 7B ग्रेड की होती है। अगर हम 9H की बात करें तो 9H सबसे अधिक कठोर हो गई, 9H। H मीन्स हार्डनेस, तो 9H। और अगर 7B की बात करें तो सबसे सॉफ्ट हो गई, तो 7B ग्रेड की होती है। ड्राइंग में मुलायम पेंसिल मोटी और गाढ़ी लाइनें बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। मोटी यानी कि पेंसिल मोटी तथा गाढ़ी लाइनें बनाने के लिए यूज़ की जाती है, परंतु मुलायम होने के कारण यह जल्दी ही घिस जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर कार्य इन्हीं पेंसिलों से किया जाता है। बाउंड्री लाइन बनाने और लेटर प्रिंटिंग करने में HB ग्रेड की पेंसिल का यूज़ किया जाता है। तो आपने समझ लिया कि सबसे जो ज़्यादा हमारी कठोर पेंसिल होती है वो 9H होती है। जितना भी एच बड़ा होगा बढ़ती चली जाती है, तो 9H सबसे हार्ड हो गई। सबसे सॉफ्ट हो गई हमारे पास 7B। और जो कॉम्बिनेशन हमारे पास HB होता है, ये एक हमारे परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि जब भी हम लाइनें ड्रा करेंगे तो हम HB से करेंगे, तो HB लाइन हमारी मेन लाइनों को दिखाती है। तो मुख्य लाइन हमें HB से खींचनी चाहिए, और बाकी हमें 2H या फिर 2B का यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राइंग पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल और शेप ऑफ लीफ। तो जब कोई पेंसिल हमारी है तो उस पेंसिल की जो नोक है, इसके अंदर ग्रेफाइट और काओलिन होती है। काओलिन के बढ़ने से उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। अब हमारे पास आता है ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन ड्राइंग बोर्ड पर सीट को लगाने के लिए लगाई जाती है। ड्राइंग पिन के साथ सेलो टेप का यूज़ भी किया जाता है, जबकि निचले सिरे को बोर्ड क्लिप के द्वारा पकड़ा जाता है। ड्राइंग पिन स्टेनलेस स्टील व पीतल की बनी होती है, और बोर्ड क्लिप स्टेनलेस स्टील व स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। बोर्ड पिन यूज़ करने से ड्राइंग बोर्ड में छिद्र हो जाते हैं, और ये मिनी ड्राफ्टर के चलने में अवरोध उत्पन्न करती है, इसलिए आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता। सीट पर बोर्ड लगाने के लिए सलेडा का प्रयोग सब सोचे समझ आता है। और देखो, ज़्यादातर जो हम यूज़ करते थे पहले और अभी भी करते हैं, हालांकि पिन बहुत यूज़ करते हैं, मगर पिन के यूज़ करने से ड्राइंग सेट में छेद हो जाते हैं। तो कुछ क्लिप वगैरह भी आते हैं, जैसे क्लिप दिखा रखी है, मगर सेलो टेप से क्या है, हमारी ड्राइंग सीट में छेद नहीं होते। तो ड्राइंग पिन और ड्राइंग पिन की जगह हम सेलो टेप का यूज़ करने लगे हैं, ताकि हमारी सीट ड्राइंग बोर्ड पर अच्छे से चिपक सके। अब आ जाओ मापनी यानी कि स्केल। अब ये हमारा एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि स्केल के ज़रिए हमें चाहिए कि फिगर हमारी कितनी बड़ी बननी है। अगर कोई फिगर हमें छोटी है, बड़ी बनानी है, तो स्केल मानना पड़ेगा। और अगर वो बड़ी फिगर है और छोटी बनानी, तब भी हमें स्केल मानना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पर वस्तु को उनके वास्तविक एक्चुअल शेप में छोटा या बड़ा करके दर्शाया जाता है। तो ड्राइंग शीट पर हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल शेप है उससे हम या तो फिगर बड़ी बनाते हैं या फिर हम छोटी बनाते हैं। तो यह कार्य अतिशीघ्र करने के लिए विभिन्न रेशियो की मापनी बाजार में उपलब्ध रहती है। इनके प्रयोग से ड्राफ्टमैन बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बच जाता है, और ये स्केल प्लास्टिक या
कार्डबोर्ड की बनी होती है। IS द्वारा निम्न स्केलों को समझती दी गई है। फुल स्केल क्या होता है? फुल स्केल वो होता है कि जो हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो वो मैंने 1 सेंटीमीटर ही ड्रा की, तो ये हमारा कहलाएगा फुल स्केल। तो एक फुल स्केल का अनुपात होगा 1:1, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो फुल स्केल हमारा क्या कहलाएगा? 1:1। रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल का मतलब है कि हमें किसी फिगर को छोटा करके बनाना है, रिड्यूस करना है। तो हमारे पास 1:2 का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर शो करता है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आएगा? रिड्यूसिंग स्केल। और हमारा आता है इनलार्जिंग स्केल। अगर किसी लिखा हमने 10:1 लिखा है तो 10 सेंटीमीटर शो करता है 1 सेंटीमीटर। तो इनलार्जिंग स्केल। तो फुल स्केल 1:1, रिड्यूसिंग स्केल 1:2 और इनलार्ज स्केल इनलार्ज स्केल दिखाएगा हमारा इस फिगर को बड़े को छोटा दिखाना। अब आता है रबड़। रबड़ आप सब जानते हैं इरेजर। जब हम ड्राइंग शीट पे कोई लाइन खींच देते हैं उसको मिटाने के लिए हम रबड़ का यूज़ करते हैं। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब भी आप ड्राइंग शीट पे काम करें तो सोचें कि रबड़ का हम बहुत कम यूज़ करें। एक रियर कंडीशन में ज़्यादा ही अगर हमें दिक्कत हो, अगर हमने कुछ चीज़ खींच दी है लाइन, तब आप रबड़ का यूज़ करें, अन्यथा रबड़ का बार बार यूज़ ना करें। तो इन्होंने लिखा है कि ड्राइंग बनाते समय खींची गई त्रुटिपूर्ण रेखा को हटाने के लिए इरेजर का यूज़ किया जाता है और इरेजर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसका यूज़ करने से लाइन तो मिट जाए मगर ड्राइंग शीट की सतह खराब नहीं होती। अब ये सिंपल सी बात है, जब आप बार बार किसी चीज़ पर रगड़ोगे, इस तरीके से यूँ करोगे, तो वहाँ उस पेज का एक हल्कापन हो जाता है। पेंसिल शार्पनर, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसके ज़रिए हम अपनी पेंसिल की बार बार नोक बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रहे कि अगर हमारे पास कोई डॉट पेन है तो डॉट पेन आपने एक बार मार्केट से 5 का या 10 रुपये का ख़रीदा या 2 रुपये का लिया, तो आप उसको जब तक चलाओगे जब तक उसके अंदर इंक है। मगर पेंसिल हमारी जितनी आप यूज करोगे उसके बाद बार बार आप इसके ज़रिए पेंसिल की नोक बनाते हैं। तो पेंसिल से आप कंटिन्यूसली एक लॉन्ग वर्क नहीं कर सकते, बार बार हमें उसकी नोक बनानी पड़ती है। इसलिए पेंसिल चलाना आसान काम नहीं है। भले ही हमको लगता है कि पेंसिल सस्ती है, बट पेंसिल का भी अगर आप देखें तो उसका खर्चा इतना है कि हम रबड़ हमें उसकी बार बार नोक बनानी पड़ती है और बार बार हमको छीलनी पड़ती है। तो पेंसिल के लेड को उसकी लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए उसे शंकु आकार में छिला जाता है। यह काम एक विशेष प्लास्टिक एल्युमिनियम की बॉडी में लगे ब्लेड में के द्वारा किया जाता है। ये एक बहुत ही उपयोगी और सस्ता उपकरण है। पेंसिल की नोक निकालने के लिए कभी भी रेजर ब्लेड का यूज ना करें। अब इसके बाद में आता है रेगमाल, सैंड पेपर। तो पेंसिल के सुरमे को सही मोटाई देने के लिए रेगमाल का यूज किया जाता है। सामान्यतः 0 नंबर का रेगमाल कहता है किसी प्लेन सतह या लकड़ी के गुटके पर रेगमाल को रखकर उसके विरुद्ध पेंसिल की नोक को रगड़कर उसे नुकीला बनाया जाता है। तो रेगमाल क्या होता है कि सैंड पेपर एक सैंड पेपर ऐसा होता है कि उस पर आप पेंसिल को चलाओगे तो उससे पेंसिल की नोक बन जाती है। अब स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ा पार्ट आता है ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट के भी बहुत सारे साइज होते हैं। जैसे मैंने ड्राइंग बोर्ड के 4 साइज होते हैं। तो जो मैंने बताया था ड्राइंग बोर्ड का साइज बताया था मैंने D0 कितना था 1500 से गुणा 1000। फिर D1 का था हमारे पास 1000 गुणा 700। फिर था 700 गुणा 500, 500 गुणा 350। अब ऐसे ही ड्राइंग शीट का आकार है।
तो ड्राइंग शीट की जो साइज़ हमारे किस किस प्रकार की हैं। एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक है कि ड्राइंग शीट सुंदर और रेसे युक्त समान मोटाई की वे सफ़ेद हो, इस पर पेंसिल द्वारा बार बार लाइनें खींची जा सकें और उन्हें मिटाया जा सके। शीट कटे भी नहीं और सामान्य शीट की चौड़ाई और लंबाई में 1:1/2 का अनुपात होता है और बाजार में ये लट्ठों के रूप में उपलब्ध होती है। उन्हें उनके घनत्व ग्राम पर स्क्वायर मीटर के आधार पर बांटा गया है। ड्राइंग में यूज़ करने के लिए अनट्रिम्ड शीट यूज़ की जाती है क्योंकि इसका साइज़ कुछ बड़ा होता है। ड्राइंग बनाने के पश्चात उन्हें ट्रिम करके सही उपयुक्त साइज का बना लिया जाता है। तो ड्राइंग में यूज़ करने के लिए अनट्रिम शीट यूज़ की जाती है क्योंकि इनका साइज़ कुछ बड़ा होता है। ड्राइंग बनाने के पश्चात उन्हें ट्रिम करके सही उपयुक्त साइज बना लिया जाता है। आईएएस तो ट्रिमिड और अनट्रिमिड। ट्रिमिड का मतलब है उसको काटने के बाद और अनट्रिमिड मतलब काटने से पहले। अगर आप देखें सबसे पहला साइज देखें A0। A0 का जो हमारे पास ट्रिमिड साइज है, हमें ट्रिमिड की सब थोड़ी जानकारी कर लें बस, वो काफ़ी है। ट्रिमिड साइज ही अक्सर आता है। तो 841 इंटू 1189, 841 इंटू 1189 A0। फिर आता 594 A1 का, 594 गुणा 841। अगर मैं यहाँ याद रखूँ कि 841 ये हमारे पास चौड़ाई है इसकी x, ये हमारे पास x 841, फिर ये चौड़ाई है हमारी y। 841 इंटू 1189 A0 की है। A2 की है 594 841, 594 841। A4 का जो साइज होता है हमारे पास A4 210 गुणा 297। A5 148 गुणा 210। तो यहाँ से याद करो इसको अगर नीचे से हम याद करें तो ये सही रहेगा। A5 का साइज हमारा है 148 210। A4 का है 210 297, 210 297। फिर A3 का है 297 420। A2 का है 420 594। A1 का है 594 841 और A0 का 141 1189, 1189। तो सबसे पहले हमारा आता है A5 148 गुणा 210, 210 गुणा 290, 297 सॉरी। यानी कि A5 का साइज जो हमें बहुत कम यूज़ होता है A5, तो 148 210। A4 हम बहुत यूज़ करते हैं अक्सर, जो हमारा कंप्यूटर से प्रिंट निकलता है, जितने हम एडमिट कार्ड निकलवाते हैं तो वो A4 साइज होता है A4। तो 210 ऐसा mm के अंदर है, तो 21 सेंटीमीटर का होता है। 21 और लगभग 210 297। A3 का होता है 297 इंटू 420, 297 इंटू 420। फिर होता है A2 का 420 594। A1 का होगा 594 841, 841 1190, 1189, 1189। तो इनको आप जो हमारे साइज है, देखो ये किसी भी कंपटीशन में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हालांकि ये बहुत बेसिक पार्ट है ड्राइंग का, तो फिर भी आपको चाहिए कि इनके जो साइज हैं ड्राइंग के, इनको आप ज़रूर याद करें। एसएससी जेई हो या फिर हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर कहीं पर भी ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि A4 साइज क्या है। तो 210 इंटू 297। तो ये आपको याद रहना चाहिए। A0 का कितना है, A1 का कितना है। तो अब 210 297, फिर A3 का 297 420, A2 का 420 594,
A1 का 594 इंटू 841, A0 का 841 इंटू 1189। तो ये साइज़ कौन से हैं? ट्रिमिड साइज़ हैं। ये क्या साइज़ है हमारे पास? ट्रिमिड साइज़ है। ये हमारे अनट्रिमिड साइज़। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने आपका लेक्चर अभी लिया है, तो मैंने सारा कुछ आपको बताया कि ड्राइंग शीट के क्या क्या साइज होते हैं, सैंड पेपर हमारा क्या होता है, पेंसिल का हम शॉर्पनर का किस तरह से यूज़ करते हैं, इरेजर आप जानते ही हैं, स्केल एक फुल स्केल होता है, एक रिड्यूसिंग स्केल होता है और एक हमारे पास लार्ज स्केल होता है। ड्राइंग पिन के बारे में मैंने आपको बताया। पेंसिल का हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें कौन सी पेंसिल ड्राइंग शीट पर कहाँ किस के जरिए लाइन खींचनी है। कंपास के बारे में मैंने आपको बताया, आपको डिवाइडर के बारे में बताया, आपको प्रोटेक्टर के बारे में बताया और आपको मीन ड्राफ्टर के बारे में कुछ जानकारी दी। ये सभी इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं। अगर जिसके पास नहीं है तो वो इन इंस्ट्रूमेंटों को परचेज़ कर ले और कोशिश करे कि जहाँ पर भी है वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि इन इंस्ट्रूमेंटों को ढंग से समझ सके। तो स्टूडेंट, ये कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आगे किसी और लेक्चर में भी हम आरसीसी ड्राइंग रिलेटेड अगले टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू क्लास।